तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं शादमान आपके सामने लेकर आ गया हूं फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है वेक्टर। एक्चुअली में फिजिक्स की 11वीं की बुक में एक चैप्टर है मोशन इन प्लेन, ये उसका एक पार्ट है। लेकिन मैं आपको यहां पहले इसको पढ़ाने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं। इसको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें वेक्टर इस्तेमाल नहीं होने वाला है। वेक्टर का इस्तेमाल हर चैप्टर में होगी। इवन अगर आपने मैथ्स में रखी है तो मैथ्स में जाकर चैप्टर पढ़ोगे वेक्टर, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। YouTube पे ऑलरेडी इसकी 50 या 100 वीडियो पड़ी हुई है। कोई 10 मिनट में वेक्टर आ रहा है, 15 मिनट में, कोई घंटे में, कोई 40 घंटे में। हम इस वेक्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, सेकंड पार्ट में इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको वेक्टर में कभी ना तो दोबारा दिक्कत आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल बात। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर होते क्या है, वेक्टर क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको बता दूं क्या होती है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो किसी नेचुरल फिनोमिना को मेजर करती हो। सर समझ में नहीं आया। देखो, कोई भी एक नेचुरल फिनोमिना समझो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन एक्सप्लेन अ नेचुरल फिनोमिनन इन अ बेटर वे एंड दैट कैन बी मेजर्ड। सर मतलब कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो किसी नेचुरल फिनोमिना को अच्छे से समझा पाए और उसको मेजर भी किया जा सके, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। सर एग्जांपल के तौर पे, अच्छा इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसका एग्जांपल मैं देता हूं। सर एग्जांपल क्या होगा इसका, बच्चों ऐसे समझो आप। एग्जाम्पल इसका होगा, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, देखो आपने सुना है विंटर, सुनी होगी विंटर। गर्मियां होती हैं या फिर समर होती हैं, समर्स होती हैं, है ना। विंटर या समर होती है। अब सोच के देखो ये विंटर समर क्या बताती हैं आपको, ये बताती हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस, हॉटनेस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूं कि बच्चों बाहर ना टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो आप बाहर कैसे कपड़े पहन के जाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम बाहर बहुत नॉर्मल से टी शर्ट पजामा ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे। मैं बोलूँ बाहर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है, तो आप कैसे कपड़े पहन के जाओगे। सर हम बहुत हैवी जैकेट, -40 तो बहुत ठंडा है, रशिया जैसा टेम्परेचर है तो हम बाहर जाएंगे जैकेट पहन के, मफलर पहन के, जूते पहन के, कैप पहन के, है ना। तो सर मैंने आपको कब बताया कि बाहर ठंडा है, गर्मी है। और टेम्परेचर किसी धार्मिक किताब का वर्ड तो है नहीं, है ना। तो टेम्परेचर क्या हुआ फिर। सर टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये किसको एक्सप्लेन कर रही है, ये एक्सप्लेन कर रही है डिग्री ऑफ हॉटनेस को। मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा तो डिग्री ऑफ हॉटनेस ज्यादा, जब टेम्परेचर कम तो डिग्री ऑफ हॉटनेस कम। समझ में आ रही है बात। तो हमने एक नेचुरल फिनोमिना से एसोसिएट करके हमने यहाँ पे नेचुरल फिनोमिना से एसोसिएट करके एक क्वांटिटी को जन्म दिया, जिसका हमने क्या नाम रखा, टेम्परेचर। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि कल टेम्परेचर ज्यादा था और मैं आज भी सेम बात कहूं कि बच्चों आज भी टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यस्टरडेज टेम्परेचर एंड टुडेज टेम्परेचर। तो मेजर भी करना चाहिए। अगर मैं बोलूं कल टेम्परेचर 40 डिग्री था, आज 41 डिग्री, तो आपको समझ में आएगा हाँ 1 डिग्री का फर्क है, या आज 40 था कल 39 है, दोनों ज्यादा ही हैं। तो आपको हाँ सर आज 1 डिग्री कम है कल से। तो आप कब कह सकते हो कि कम है या ज्यादा है, जब आप मेजर कर सकते हो। तो आप इस परिभाषा को कॉपी पेन नोट लेके बैठो और इसको नोट की फॉर्म में लिखो, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं बोल रहा हूं आपको ये लिख लेना, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा सिर्फ, आपको लिखना साथ में। A quantity which can explain a natural phenomena in a better way and can be measured is known as a physical quantity। तो फिजिकल क्वांटिटी हमने बहुत प्रकार की होती है हमारे पास। फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं चैप्टर 1 में यूनिट मेजर में ऑलरेडी बात कर चुका हूं, वहीं पे आप जाकर उसको देखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी की इतनी बात करेंगे और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। फिलहाल हम आते हैं इसके, हम फिजिकल क्वांटिटी को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। सर सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, ये इनके एग्जांपल सब बाद में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं होती क्या है। तो एक बात बताओ, मैं बोलूं 5 किलो मास, कोई वेट है 5 किलो, ठीक है सर होगा। तो आप मुझसे ये नहीं पूछोगे सर किस डायरेक्शन में है मास। मास के पास डायरेक्शन नहीं होती है, क्या नहीं होती है, डायरेक्शन। वेट के पास डायरेक्शन नहीं होती है। तो लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा सर 10 मीटर पर सेकंड से, मगर किस डायरेक्शन में, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, किधर कर रही है। तो जिस भी क्वांटिटी को डायरेक्शन के बिना पूरा नहीं पढ़ सकते आप, मतलब जिसकी क्वांटिटी को आपको समझने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है ही है, बिना डायरेक्शन के उसको नहीं पढ़ सकते, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। सर बस इतना ही है, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और भी आगे, वो मैं बताऊंगा अभी और क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और भी है। मतलब क्या आपको समझ में आया कि दोज क्वांटिटी, देखो एक होता है मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड, और साथ में एक होती है डायरेक्शन, तो जब आप किसी क्वांटिटी को केवल मैग्नीट्यूड बोल के काम चला पाओ, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गई, तो बोलूं 5 मीटर लेंथ, हाँ ठीक है 5 मीटर, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है आपके पास, तो दीज आर स्केलर क्वांटिटीज जो केवल और केवल मैग्नीट्यूड से काम चला लेती हैं। लेकिन जिन क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड भी चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए अपने आप को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। सर पूरी बात है, थोड़ी सी कमी है, बताऊंगा फिर क्या, समझ में आया? तो जिनको खाली मैग्नीट्यूड चाहिए वो हो गई स्केलर, ठीक है सर। सर एग्जांपल दो वेक्टर का। बच्चों अब मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं सबसे पहले कि पूरी डेफिनेशन क्या होगी। एक एग्जांपल लिखो, करंट। अब करंट क्या है? करंट अगर बोलूं कि इस जगह से इस जगह आ रहा है, इस जगह से जा रहा है, तो वो अलग चीज है। और अगर बोलूं कि इस जगह से इस जगह जा रहा है तो अलग, मतलब ए पॉइंट से बी जा रहा है तो उसका मतलब करंट यहां से यहां की तरफ फ्लो कर रहा है, और मैं बोलूं बी से ए जा रहा है तो यहां से यहां फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या, दोनों का अलग अलग मतलब है। तो सर मतलब करंट के बाद डायरेक्शन होती है? हाँ बेटा करंट के बाद डायरेक्शन होती है। सर करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, 5 एम्पीयर करंट है, 10 एम्पीयर करंट है, 2 एम्पीयर करंट है, हाँ बेटा होता है। तो सर इस हिसाब से तो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा? नहीं बेटा, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हाँ हर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है, जिसके बाद भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है जरूर नहीं है वो वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे करंट। सर फिर शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करती हो। सर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? ऐसा समझ लो कि आपको स्केलर क्वांटिटीज को अगर मैं बोलूं कि बेटा 3 + 2 कितना होगा, तो हर बच्चा जो यहाँ बैठा है वो 11th का होगा जनरली, या 12th का होगा, या ड्रॉप आउट होगा, उससे छोटा 5वीं क्लास के बच्चे से, इवन 3rd, 2nd, 1st क्लास के बच्चे से पूछोगे 3 + 2 कितना होता है, ये 5 बोलेगा, और ये बात ठीक है। मगर ये बात ठीक है सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज के लिए। अगर ये दोनों वेक्टर होते हैं, 3 भी वेक्टर 2 भी वेक्टर, तो मैं बोलता है कि बच्चों 3 + 2 कितना होगा, और आप कहते हैं 5, तो मैं कहता हाँ 5 हो सकता है, लेकिन ये केवल आंसर नहीं है। सर मतलब क्या, अगर मैं पूछूंगा एक वेक्टर क्वांटिटी है 3, एक है 2, तो बताओ 3 + 2 कितना होगा, तो मैं कहता बेटा 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। सर क्या कर रहे हो ये? हाँ बेटा इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसका अर्थ क्या है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, और वो साथ में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हैं। सर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? अभी आगे जाके आएगा। उस लॉ को अगर फॉलो करती हैं तो वो वेक्टर हैं, और अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है मगर फिर भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती तो उसको वेक्टर नहीं माना जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो आप लिख सकते हो द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, एंड साथ में लिख सकते हो वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन, दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। सर तो ऐसी क्वांटिटीज का कुछ नाम क्या होगा जो जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है मगर वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करती? बच्चों एनसीईआरटी ऐसी क्वांटिटीज को कहती है कि ये स्केलर ही है, एनसीईआरटी इनको वेक्टर नहीं मानती। सर दूसरी किताबें भी नहीं मानती। लाल पीली नीली किताबें जो आती हैं मार्केट में, उन्होंने इनका नाम रख दिया टेंसर। क्या नाम रख दिया? टेंसर, TENSOR, टेंसर क्वांटिटीज। आजकल को टीचर्स को बड़ा फ्लुएंट करके पढ़ाते हैं, तो एक और प्रकार की क्वांटिटीज होती है टेंसर, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये वो बेचारी क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी था, जिनके पास डायरेक्शन भी था, मगर बदकिस्मती से ये वेक्टर नहीं बन पाई, तो इनको क्या नाम दे दिया? टेंसर। एनसीईआरटी में टेंसर नाम का वर्ड का जिक्र नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी किसी टेंसर वर्ड को कंसीडर नहीं करती है। एनसीईआरटी कहती है तो वेक्टर या तो स्केलर। एनसीईआरटी कहती है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है ठीक है, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करो। लॉ को फॉलो नहीं करोगे हम आपको डायरेक्शन के होते हुए भी क्या मान लेंगे? हम स्केलर मान लेंगे। तो क्या आपको क्लियर हुआ कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? डेफिनेशन में बता चुका हूं और आप उसको नोट कर चुके होंगे, आई होप सो। तो ये हमारा शुरुआत का डेफिनेशन क्लियर हो गई। सर कुछ एग्जांपल दे दो। स्केलर क्वांटिटी का मास है, लेंथ है, टाइम है, सब स्केलर है, और वेक्टर क्वांटिटी का फोर्स है, एक्सेलरेशन है, और हमारा वेलोसिटी है, और हमारा मोमेंटम है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। वेक्टर का तो बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। सर वेक्टर आपने बता तो दिया कि क्या होता है, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? मास का सिंबल क्या होता है? m, वेलोसिटी का v। ऐसे ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2-3 तरीके हैं, एनसीईआरटी में अलग है और नॉर्मल जो दूसरी किताबें अलग होती हैं, हम अलग तरीके से लिखते हैं। मैं सब बता दूंगा आपको सारा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन मतलब देखो, एक क्वांटिटी मान लो वेलोसिटी है, उसको मैंने v से लिखा, और एक और क्वांटिटी है स्पीड, उसको भी मैंने v से लिखा।
देख के तो मालूम नहीं चल रहा कौन सी वेक्टर है कौन सी स्केलर है। मुझे एक्चुअली मालूम है कि वेलोसिटी वेक्टर होती है और स्पीड स्केलर होती है ना। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि स्पीड बनती है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, डिस्टेंस स्केलर होता है, टाइम भी स्केलर होता है। और वेलोसिटी बनती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन की नीड होता है, इधर डायरेक्शन होती है। तो देख के मालूम नहीं चल रहा कौन वेक्टर स्केलर है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ऐसा एरो लगा देते हैं ऐसे करके। अब ये क्या बन गई, ये बन गई एक वेक्टर क्वांटिटी और ये बन गया एक स्केलर क्वांटिटी। सर नीचे लगाना है ऐसा? अबे कुछ नहीं लगाना, ये ऐसे बता रहा हूँ कि ये एक स्केलर क्वांटिटी बन गया। समझ में आई बात? तो जिसके ऊपर ऐसा उड़ता हुआ तीर होगा, उड़ता हुआ तीर तुम लोग याद रख सकते हो काफी अच्छे से, है ना। उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। सर बस ऐसा ही मिलेगा? नहीं बच्चों, एनसीईआरटी में ना किसी मान लो कोई क्वांटिटी है ए जो कि वेक्टर है, तो एनसीईआरटी तीर नहीं लगाता, एनसीईआरटी इसको ऐसा बोल्ड कर देता है, बोल्ड बोल्ड, जैसे मैं बोल्ड बनाऊं यहाँ पे, ऐसा लिखता है, डार्क सा लिखता है उसको। अपनी एनसीईआरटी खोलना, उसमें कोई पेज पलटना, कोई भी ब्लैक कलर का डार्क बोल्ड लेटर मिल रहा है, इसका मतलब क्या, एनसीईआरटी क्या बताना चाहती है, वो क्या है, वो एक वेक्टर है, वो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। और जनरली हम लोग जब सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, तो हम जनरली इसके ऊपर पूरा एरो नहीं बनाते, इतना लिख देते हैं ऐसे करके, तो हाँ टीचर समझ जाता है कि क्या लिखा है आपने, ये वेक्टर है। सर अगर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन इधर है तो क्या ए के ऊपर वेक्टर ऐसा बनेगा? हाँ ऐसे बनेगा। सर अगर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन इधर है तो क्या अब ए के ऊपर तीर इधर बनेगा? अबे नहीं बे, डायरेक्शन किधर भी हो ये सिंबल ऐसे रहेगा, ये तीर इधर रहेगा, राइट की तरफ रहेगा हमेशा। सही है, ये तो होगा जैसे लेटर को रिप्रेजेंट करना। सर वेक्टर दिखता कैसा है बच्चों? वेक्टर ना ऐसा उड़ते हुए तीर इधर दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये वेक्टर है। सर वेक्टर मतलब हाँ ये वेक्टर है। सर ये मान लो ए वेक्टर है, ये क्या है, ये वेक्टर। सर इसमें क्या क्या चीज को क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं टेल, इसे कहते हैं टेल, TAIL, टेल, टेल नहीं टेल। इसे कहते हैं हेड। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये जो डायरेक्शन देख रहे हो ना आप, ये जो डायरेक्शन देख रहे हो, ये इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन ही बताती है। मतलब कोई मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी और वो इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो मैं वेक्टर बनाऊंगा ना, अगर उसको इस फॉर्म में बनाऊंगा तो वो इस डायरेक्शन में ही बनाना पड़ेगा मुझे। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मुझे वेक्टर ऐसा ही बनाना पड़ेगा, तीर ऊपर की तरफ। तो इस तीर की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन ही बताती है। सर लंबाई क्या बताती है? लंबाई बताती है मैग्नीट्यूड, ये लंबाई बताती है मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही है बात? ये बताती है मैग्नीट्यूड को। सर जैसे मान लो एक वेलोसिटी है v1, एक वेलोसिटी है v2 और ऐसे बना रखा है, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि डायरेक्शन देखो दोनों की सेम है, दोनों इस तरफ जा रही हैं, हाँ ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट, दो किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 होगी, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 होगी, दोनों हैं सेम डायरेक्शन में, मगर v1 ज्यादा और v2 कम है। इससे हमें ये मालूम चल रहा है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के इतने सारे तरीके हैं, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये तो आसान है सारा। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आपको जैसे मान लो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, जैसे मान लो ये ऐसा है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट। एक वेक्टर यहाँ से 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री 30 डिग्री, और एक वेक्टर यहाँ से 60 डिग्री पे। ये वेक्टर कितने पे? 30 पे, और बी वेक्टर कितने पे? 60 पे। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? सर 30 होगा, क्योंकि हमें पता है। हाँ, जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना तो क्या करोगे? तरीका सुनो उसके लिए। जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो आप क्या करोगे? आपको एक चीज याद रखनी है बस, नोट, NOTE, नोट। कितने का सर? 5000 का। जल्दी आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आपको क्या याद रखनी है? जैसे मान लो आपको ये एक वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ये है, यहां बना रखा है। इसको खिसका के यहां से यहां लेके आओ। सर खिसका सकते हैं? हाँ अलाउड होता है। मैं भी आगे जाओगे ना जब, तब बताऊंगा कि इसको आप ऐसे करके यहां से ऐसे उठा के खिसका के यहाँ ला सकते हो, ऐसे यहाँ ला के रखो। सर आपके पास तो बोर्ड है, आपने कर दिया, हम कैसे करेंगे? अबे नालायक हो, तो मैं उठा के दोबारा बनाना है उसको यहाँ पे। तो ये जो एंगल बनेगा ये इसके बीच का एंगल होगा। किसके बीच का एंगल होगा? ये होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। सर कैसे निकालना है बेटा? टेल को टेल से, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, to find angle between two vectors, always join them by tail to tail, tail to tail। जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना हो, कैसे जोड़ो? टेल से टेल को जोड़ो। ये अभी आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आगे जाके पता लगेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। इसको नोट करके दिमाग में छाप लेना कि जब भी दो वेक्टर, अगर एक वेक्टर ऐसा बना ना और दूसरा ऐसे बना है, तो इनके बीच का एंगल ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले का हेड है और दूसरे की टेल है। हेड से टेल को ज्वाइन नहीं करना। अगर आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना चाहते हो, स्पेशली एंगल, तो आपको टेल से टेल ही ज्वाइन करना पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया।
तो इस वाले के लिए हमारा इतना हो गया। तो इसकी आगे की कहानी कुछ ऐसी है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। हमारे पास कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं बच्चों? ऐसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली हमें कम से कम एटलीस्ट ये 10 तो पता होने चाहिए, जो आपको कहीं भी आप एनसीईआरटी रीड करोगे, कुछ भी रीड करोगे, तो जब ये वर्ड वहां लिख के आएगा तो डरोगे नहीं आप, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इक्वल वेक्टर के बारे में कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। सिंपल, दोज वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। एग्जांपल, सर पहला वेक्टर यूं बना दो, दूसरा वेक्टर यूं बना दो। इसका मतलब क्या है? मान लो ये वेलोसिटी v1 है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी v2 है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो व्हीकल जब सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे उसे हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। सिंपल बात। नेगेटिव वेक्टर, नाम बता रहा है नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? उल्टा। फिजिक्स में एक बात याद रखना हमेशा के लिए कि जो नेगेटिव या प्लस माइनस होता है ना, ये डायरेक्शन को बताता है। अगर आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है तो ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिजिक्स में जनरली हम राइट साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लेते हैं, मतलब ऐसे मानते हैं, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। उसके बाद तो अगर यही दोनों सेम होते, बस ये होता कि ये इधर होता v1 और v2 इधर होता, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई, मगर मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों अब एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। कोलिनियर वेक्टर, जो भी दो वेक्टर सेम लाइन में हो, सेम लाइन में हो, चाहे मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना इक्वल हो, बस डायरेक्शन लाइन सेम हो, उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। दोज वेक्टर विच आर इन द सेम डायरेक्शन या फिर इन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद कोप्लेनर वेक्टर, ये हमारे बहुत काम का है, इसको हमें ढंग से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा प्लेन के बारे में, PLANE, प्लेन। तो प्लेन क्या होता है? आपको प्लेन पता होगा, हमारे पास तीन प्लेन होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस होगी यहाँ पर पेंडिकुलर। तो ये कौन सा प्लेन होगा? एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन होगा? एक्स जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन होगा? जेड और एक्स, जेड वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो अगर कोई दो प्लेन में एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और ये भी है, सर ऐसे हो तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सम एक्स वाई प्लेन में है, ये बोर्ड का जो प्लेन दिख रहा है ना आपको, इसको मान लो आप एक्स एक्सिस बोर्ड के, इसको मान लो एक्स एक्सिस और इसको मान लो वाई एक्सिस। तो ये सारे जो तीनों वेक्टर हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों वेक्टर ए, बी और सी, ये तीनों जो वेक्टर हैं ये सेम प्लेन में है, तो ये हैं कोप्लेनर वेक्टर। कैसे हैं? कोप्लेनर वेक्टर। इनकी बहुत खास बात है कि इनको उठा के, जैसे मान लो ये वेक्टर है सी वेक्टर, इसको यहां से उठा के आप कहीं भी ले सकते हो, यहां ले जाओ। शर्त क्या है? इसकी डायरेक्शन पहले यहां थी, आज भी डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। पहले मैग्नीट्यूड इतना था, आज भी उतना ही है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलना नहीं है। ये वेक्टर को आप अपने प्लेन में मूव करा सकते हो, ये कोप्लेनर, सारे वेक्टर को कर सकते हो जनरली, लेकिन हम कोप्लेनर वेक्टर को करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पोजीशन वेक्टर। सर पोजीशन वेक्टर क्या होता है? बेटा देखो, मान लो ये ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट है P, तो ओरिजिन से किसी पॉइंट को P को मिलाने पर जो वेक्टर मिलता है इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। सर कोई दूसरा पॉइंट हुआ तो P2, हाँ तो ठीक है, फिर से ओरिजिन से इसको मिलाओ, इस बार इसको आप यहाँ पे मिला लो, दे दो, इसको बोलोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P2। पोजीशन वेक्टर को जनरली हम एक्स से लिखते हैं, तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। मतलब मान लो कोई पार्टिकल पहले P1 पे था, अब कहाँ पहुंच गया? P2 पे। उसका पहले पोजीशन वेक्टर x1 था और अब उसका पोजीशन वेक्टर x2 हो गया। पोजीशन वेक्टर डन। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखो यहां से यहां तक गया है वो, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मिलाने पर जो वेक्टर मिलता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जनरली डेल्टा x से लिखते हैं इसको। कैसे मिलता है ये? x2 माइनस x1, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये मिलता है आपको डेल्टा x। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये दोनों पोजीशन वेक्टर है। समझ में आ रही है बात? आसान है, बढ़िया है। उसके बाद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीजें ही होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। डायरेक्शन में कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, डायरेक्शन कुछ भी उससे मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो उस वेक्टर को आप बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सिंपल है, आगे जाकर हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। और फिलहाल इतना समझ लो कि अ वेक्टर विच हैज अ यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। उसके बाद आते हैं जीरो वेक्टर पे। सेम वही कहानी है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। सर कब होता है ये? जब दो नेगेटिव वेक्टर मिलते हैं। कौन से वाले? ये वाले। एक वेक्टर इधर है प्लस की तरफ, एक माइनस की तरफ, इनको जब मिलाओगे तो हमको जीरो क्या मिलेगा? 0, मतलब +5 वेलोसिटी और -5 वेलोसिटी, इनको ऐड करो क्या मिलोगे? 0। तो बेटा 0 नहीं बोलते, उसको जीरो वेक्टर बोल देते हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं इसलिए।
को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। सर मतलब देखो, ये एक पोजीशन वेक्टर है, ये एक पोजीशन वेक्टर है, मतलब एक्चुअल में दो डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स हैं, लेकिन इनका ओरिजिन मतलब इनका जो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, यहाँ से हो रहे हैं सर, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसलिए इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, को इनिशियल वेक्टर। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर बहुत काम का है आपका, बहुत जगह यूज होगा। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, देखो मान लो कोई भी सरफेस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये नोटबुक है, इस नोटबुक के प्लेन से परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा बाहर की तरफ, इसे बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। क्या बोलेंगे सर, अगर ये कॉपी ऐसे होती तो, अगर ऐसे होती तो जो प्ले, अब ऐसे नहीं होगा, जो सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जो वेक्टर होगा उसको बोलेंगे हम एक्सियल वेक्टर। कहाँ यूज होता है, ज्यादातर ये आपको मिलेगा देखने में रोटेशनल वाली क्वांटिटीज में, जहां भी आपका एंगुलर वेलोसिटी आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, सारा जैसे जो चैप्टर नंबर 6 आएगा आपका रोटेशनल मोशन, उसमें आपको बहुत ये वर्ड मिलेगा एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। क्या होता है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसकी डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, वो आपको सब हम आगे जाके बताएंगे। फिलहाल समझ लो एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। तो आई होप आपको सारे वेक्टर क्लियर हो गए होंगे, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। अब हमारा अगला है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में हमारे पास दो रूल्स हैं सर। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जिसकी आपने शुरुआत में बात करी थी, हाँ बच्चों ये वही लॉ है, अगर इस कोई वेक्टर इसको फॉलो नहीं करता तो उसको हम वेक्टर ही नहीं मानेंगे। क्या कहा मैंने, कि अगर कोई वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता तो उसको हम वेक्टर ही नहीं मानेंगे। तो फिर सर स्टेटमेंट बताओ। देखो बच्चों, वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आप फर्स्ट टर्म फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हाफ ईयरली के लिए पढ़ रहे हो तो आपका एग्जाम में आना ये वाला बहुत 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 हाई चांसेस है कि एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सर क्या करना है फिर हमें, तो बेटा पढ़ना है। उससे पहले आपको सबसे पहले तो इनकी स्टेटमेंट याद करनी है। इसकी स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दी है। स्टेटमेंट वैसे ही लाइन टू लाइन ऐड करनी है जैसे मैंने बोली, एक भी वर्ड अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं करना। इसमें कर सकते हो, इसमें तो करना ही नहीं बिल्कुल। सुनो कहानी, क्या लिखा है मैंने, व्हेन टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। जैसे एक ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, तीन होती है ना, तो कोई भी दो साइड, अगर दो ट्रायंगल दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो जो तीसरी साइड होगी ना ये इनका रिजल्टेंट होगा। सर रिजल्टेंट क्या होता है बेटा, दो वेक्टर को जोड़ोगे तो रिजल्ट तो आएगा ना, उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। तो दो वेक्टर्स को जोड़ने में जो आता है उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। तो जब भी किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली किसको रिप्रेजेंट करेगी, उनके रिजल्टेंट को। ये कहता है हमारा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ अपने, और आई होप कि आप नोटबुक और पेन साथ में लेके पढ़ रहे हो, क्योंकि खाली ऐसे देख के कोई फायदा नहीं है। नोट बनाओ, साथ में लिखो, तभी फायदा होगा, वरना रिवाइज करने के लिए फिर पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट ऐसे ही याद करनी है वर्ड टू वर्ड जैसे मैं लिख के दूंगा। तो ये रही हमारे पास इसकी स्टेटमेंट। क्या लिखा है मैंने, व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स, सिर्फ साइड नहीं लिखा, एडजेसेंट साइड्स, व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटिंग द टू वेक्टर देन द कोरस्पॉन्डिंग डायगोनल, सिर्फ डायगोनल नहीं लिखा, कोरस्पॉन्डिंग डायगोनल, दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप पैरेललोग्राम बनाओ यहाँ पे, तो अगर टू एडजेसेंट साइड्स, पहले ये दूसरी ये नहीं होनी चाहिए, ये हो सकती है, ये हो सकती है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंटिंग द टू वेक्टर्स, तो ये डायगोनल नहीं, इनका कोरस्पॉन्डिंग डायगोनल कौन सा होगा, ये वाला, तो ये इनका कोरस्पॉन्डिंग डायगोनल होगा, तो ये किसको दिखाएगा, इनके रिजल्टेंट को। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटिंग टू वेक्टर देन द एडजेसेंट डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। चित्र क्या बनेगा, चित्र बनेगा ए वेक्टर यहाँ बनेगा, बी वेक्टर यहाँ बनेगा, और ये आर वेक्टर यहाँ बनेगा। दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड दिस इज द ड्राइंग। इसकी डेरिवेशन है हमारे पास पूरी, अब मैं आपको कराऊंगा, और जो ये फॉर्मूला आने वाला है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, और हमें इसको इतने अच्छे से सीख लेना है कि हमसे दोबारा गलती इसमें ना हो, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। सबसे पहले एक वेक्टर बनाओ, ए वेक्टर, ये बनाया आपने ए वेक्टर। अच्छा, ये लेंथ जो लंबाई है क्या बताएगी, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, पता है ना आपको, क्या बताएगी, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। उसके बाद बी वेक्टर बनाओ, मान लो यहाँ बनाया मैंने, ये बनाया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब होगा क्या, अब यहाँ पे रिजल्टेंट ऐसा आएगा, है ना,
ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। ये क्या आएगा इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर, ये आएगा। हाँ सर ये बात तो ठीक है आपकी, नाम दे लो इसको पी क्यू आर। अच्छा इसको इमेजिनरी ना, दिमाग में इमेजिनरी आगे बढ़ा लो, इमेजिनरी सर, इमेजिनरी कैसा है ऐसा। एक्चुअल में वेक्टर्स यही है, मैंने इमेजिनरी आगे बढ़ाया है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये इस पॉइंट को नाम दे दो पी क्यू आर, एस नाम दे दो, सही है। अब मुझे बताओ एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का है, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, इनके बीच एंगल कितना होगा सर, ये होगा नहीं। फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपको दो वेक्टर का एंगल निकालना हो उनके टेल से टेल जोड़ो, लेकिन यहाँ तो इसकी हेड से टेल जुड़ी हुई है। इमेजिनरी को जाने के बाद दिमाग में इमेजिनरी, ये वेक्टर को इमेजिन करो, अगर यहाँ होता तो कैसा दिखता सर, यहाँ होता तो ऐसा दिखता, यहाँ पे दिखता ऐसा, ये बी वेक्टर यहाँ की जगह यहाँ होता तो फिर एंगल कौन सा होता, फिर एंगल होता है यहाँ पे, ये होता है सर। ये एंगल तो इसके बराबर नहीं होगा, हाँ इसके बराबर होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल बराबर है ना, वो ये है, थीटा यहाँ होगा, ये नहीं होगा। और मैं रीजन क्यों ये नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपको दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो आपको टेल से टेल जोड़नी होती है। तो या फिर इमेजिनरी इसको आगे ले आओ, इसको इमेजिनरी आगे कर लो, मतलब यहाँ की जगह इसको आप आगे करोगे तो यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, तो फिर एंगल फिर ये हो जाएगा। जब भी आपको दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो तो क्या करोगे, टेल से टेल जोड़ोगे, तभी आपको उनके बीच का एंगल मिलेगा। तो ये हमें एंगल मिल गया, ठीक है। अब एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल देखो, सबसे बड़ा। अच्छा सबसे पहले छोटा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल का नाम क्या है, क्यू आर एस, क्यू आर एस। कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला। इसमें एक बार लिखो कॉस थीटा और एक बार लिखो साइन थीटा। ये मैं इस तरह से लिखवा रहा हूँ कि आपको मेरे साथ साथ लिखते लिखते ये याद हो जाए, आपको बाद में अलग से रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसी प्रकार से लिखोगे तो दिमाग में साथ साथ बैठ जाएगी, आपको ऐसा रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए बी होता है सामने वाला और एच होता है ये वाला, तो इसके लिए बी होगा आर एस, आर एस अपॉन में इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये बी वेक्टर। ऐसे साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। अरे मैंने गलत कर दिया यार, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। तो इसके लिए ये होता है पी, थीटा यहाँ है ना, थीटा के सामने वाला पी, ये वाला बी और ये वाला एच। तो बी क्या होगा, बी होगा क्यू एस, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक बी, और एच कितना होगा, एच होगा बी, बी का मैंने जोड़, ये वाला बी, समझ लो। उसके बाद साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी कितना है, आर एस अपॉन में एच कितना है, बी। मैग्नीट्यूड लिखो या मत कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से क्यू एस की वैल्यू इधर चले आएगा, कितना आएगी, बी के साथ कॉस थीटा। उसी प्रकार से यहाँ से आर एस की वैल्यू कितनी आएगी, बी के साथ साइन थीटा। किसकी वैल्यू है, आर एस की। ये वैल्यू दिमाग में याद रखो, अभी काम आने वाली थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद आपके पास एक बड़ा ट्रायंगल है, दिख रहा होगा आपको बड़ा ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, चलो बड़ा ट्रायंगल हमारे पास है ये वाला पी आर एस। तो आप बात करेंगे इन ट्रायंगल, बदला देखेंगे हम ट्रायंगल पी आर एस में। बड़ा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, पी आर एस बड़ा ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल क्या है, बड़ा ट्रायंगल ना 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर बराबर पी कितना है, पी सर पी तो ये साइड है, ठीक है, पी तो ये साइड है ना, ये कितनी है, आर एस का स्क्वायर प्लस सर बेस, बेस तो बेटा ये होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। हाँ सर, तो सर आधा आधा आएगा, यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा ए, यहाँ से यहाँ तक ए बोला जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये बोला जाएगा क्यू एस बोला जाएगा। तो बेस है यहाँ पे ए प्लस क्यू एस का स्क्वायर और एच क्या है, एच तो ये है सर, है ना, एच है रिजल्टेंट, तो ये होगा रिजल्टेंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर आर एस। सर आर एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, आर एस की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा बी
साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये क्या है, ए प्लस क्यू एस, तो ए को ए रहने दो, क्यू एस की वैल्यू आप निकाल चुके हो जो कितनी थी, बी कॉस थीटा, तो यहाँ आएगा बी कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा दोनों का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर भी और दूसरे का स्क्वायर भी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर और साथ में ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ लगेगी आइडेंटिटी, क्योंकि दो क्वांटिटीज हैं, एक ए है और एक बी है, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2a और b। अब बच्चा बोलेगा सर बी का cos थीटा क्यों लिख रहे हो, अबे ये पूरा a माना जाता है और ये पूरा b माना जाता है, तो ये जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ पे पूरा पूरा इसका ये आएगा b पूरा, समझ लो। अब क्या होगा, अब ध्यान सोचो, मैं इस टर्म को और इस टर्म को साइड में लेके जाता हूँ एक बार, तो क्या लिखा है सर, ये सर यहाँ ही लिख लेता हूँ, देखो ये लिखा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में लिखा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें कॉमन आएगा बी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये कितना होता है 1, तो 1 इंटू बी कितना आ गया बी स्क्वायर, मतलब कि जब ये और ये जुड़ेगा तो कितना आएगा फाइनली, कितना आएगा सर बी स्क्वायर आएगा। बहुत बढ़िया, बी स्क्वायर आएगा, तो मैं आपको समझा दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, मैं सीधे यहाँ पे इसकी और इसकी जगह से लिख दूंगा बी स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है पहले से ए स्क्वायर और साथ में और क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2ab cos थीटा, सामने क्या लिखा हुआ आर स्क्वायर, तो आर को आर रहने दो, स्क्वायर हटाओ, इसका रूट यहाँ लगा दो, क्या बात समझ में आई। ये क्या आ गया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब जब भी आपको दो वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ना होगा तो आपको वो दोनों क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड पता हो, साथ में उनके बीच का एंगल भी पता होना चाहिए। अब आपको याद होगा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक 3 है और एक 2 है, तो उसको जोड़ के 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो मैंने ऐसे नहीं कहा था, वो मैंने सोच के कहा था कुछ। और वो क्यों कहा था कि जैसे आप दो वेक्टर क्वांटिटीज में एंगल बदलते हो ना, क्योंकि इनका रिजल्टेंट क्या सिर्फ ए और बी पर डिपेंड कर रहा है, नहीं एंगल भी कर रहा है। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज मान लीजिए ऐसे हैं आपके सामने, एक वेक्टर क्वांटिटी ये है और एक ये है, अगर ये ऐसे हैं तो और इनके एंगल 30 डिग्री है तो रिजल्टेंट कुछ और आएगा, ऐसे हैं 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 तो रिजल्टेंट कुछ और आएगा, एंगल बदलते जाइए और रिजल्टेंट क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल केसेस देख लीजिए, स्पेशल केस क्या कि अगर फर्स्ट कि अगर सेम ऐसे वेक्टर है कि सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, 0 हो जाएगा, तो और यहाँ पे फिर 0 डालोगे, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बचेगा अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये तो cos 0 डालोगे ना 0 डिग्री, जब 0 यहाँ डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab, तो 2ab और इधर क्या बचेगा बराबर में, तो बचेगा r। अब ये क्या दिख रहा है सर, हमने कहीं देखा है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखोगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ क्या लगा है ऊपर रूट लगा है और लास्ट में रिजल्टेंट लिखा है, तो ये रूट स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा a प्लस बी। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट सिंपल कितना होता है, a प्लस बी होता है। एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में ऐसा है, पहला वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर भी इधर है, इनको सिंपली अगर ये 5 है और ये 3 है तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा, सिंपल जोड़ लेंगे। लेकिन कब जोड़ेंगे सिंपल, जब पता हो कि दोनों वेक्टर किस डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में है, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है 0, तब ये लागू होगा, वरना नहीं पता तो फिर ऐसे ही होगा। उसके बाद सेकंड केस हमारे पास क्या है, स्पेशल केस, इसका सेकंड स्पेशल केस हमारे पास होने वाला है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, ऐसे हैं, एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस बार एंगल होता है 180 डिग्री, मतलब पहला वेक्टर इधर दूसरा इधर, तो एंगल कितना बनता है इसमें, टेल से टेल जोड़ोगे तो 180 बनेगा। सर यहाँ तो बन रहा है भाई, ये हेड है, इसको इधर लेके आओगे, टेल से टेल जोड़ोगे, तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल बनता है 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, ये वाला, तो जब cos 180 रखोगे ना, जब थीटा 180 रखोगे तो cos 180 होता है -1, तो जब यहाँ -1, ये चीज़ जब -1 बनेगी, ये वाली चीज़ जब -1 बनेगी तो ये माइनस का हो जाएगा, तब रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, तब रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस बार बनेगा। सर ये भी हमने देखा है कहीं पे, तो ये आपका बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये क्या होगा, इससे कट जाएगा, तो r कितना आ जाएगा, आपका r आ जाएगा a माइनस बी। इसका मतलब क्या समझ में आया
कि जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, पहला वेक्टर इधर दूसरा इधर, तो उनको सिंपली माइनस कर लो रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो यहां तक हमें समझ में आ गया। इसका जो थर्ड स्पेशल केस है, थर्ड स्पेशल केस में जब एक वेक्टर इधर हो और दूसरा वेक्टर एग्जैक्टली इसकी 90 डिग्री पे हो। सर ये बहुत काम आएगा भी आपको, बच्चों इसको फालतू केस समझते हैं, नहीं, इन दोनों से भी ज्यादा काम ये वाला केस आएगा जब दो वेक्टर कितने डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर इनके बीच में एंगल बनेगा 90, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री होगा, यहाँ थीटा डालोगे तो cos 90 कितना होता है, ये तो बच्चा जानता है, cos 90 होता है 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, सिर्फ क्या बचेगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे हों उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। आपको ये याद रखना है, ये याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। समझ में आ रही बात। यहाँ पे आपने रिजल्टेंट निकालना सीख लिया। ये डेरिवेशन है पूरी शुरुआत से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसकी पूरी डेरिवेशन है यहाँ से यहाँ तक। इसको डेरिवेशन को आपको एटलीस्ट अपने पास कॉपी में 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 3 बार। अगर 3 बार नहीं लिखोगे याद नहीं होगी ये। और 3 बार लिखने के बाद उससे पहले इसकी जो स्टेटमेंट थी ये वाली, ये स्टेटमेंट याद कर लेना। अगर ये स्टेटमेंट याद नहीं करी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 नंबर में आती है तो 1 नंबर में स्टेटमेंट पूछता है, ये 2 नंबर में डेरिवेशन होती है, 5 नंबर में आता है तो साथ में न्यूमेरिकल भी होता है। तो ये आपको साथ में कर लेना है। उसके बाद हमने डेरिवेशन पूरी खत्म कर ली है इसकी। इसके बाद जो हमारे अगला टॉपिक आता है वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बच्चे बहुत डरते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, कैसे होगा। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप 2 मिनट में समझ सकते हो अगर आप ध्यान दो तो। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो सुनो मेरी बात। सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो ये आपका ग्राउंड है, इसमें ओरिजिन पे मैंने कोई बॉक्स रखा है, डब्बा रखा है, और आप पूरी फोर्स लगा के अपनी जितनी आपकी ताकत है आप लात मारते हो इसमें, ये खिसक के यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। इसका सारा आपने जो फोर्स थी वो एक्स एक्सिस की तरफ लगाई तो इसने अपना सारा डिस्प्लेसमेंट वाई में कर। देखो यहाँ पे भी ये 0,0 पे था, यहाँ मान लो ये 10,0 पे है, तो सारा डिस्प्लेसमेंट एक्स में हुआ है, वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। सेकंड केस अगर आप सारी फोर्स ऐसे लगा देते, मतलब यहाँ की तरफ आप लात यहाँ की जगह इधर मार देते, तो ये बॉक्स यहाँ की जगह यहाँ पहुंचता। तो ये मान लो ये होता 10,0। इस बार क्या हुआ, सॉरी 0,10। तो इस बार x में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, सारा डिस्प्लेसमेंट किसमें हुआ, y में, क्योंकि सारी फोर्स y की तरफ थी। लेकिन अगर आप ना यहाँ बीच में ऐसे लात मार देते, ऐसे फोर्स लगा देते, तो ये बॉक्स यहाँ की जगह यहाँ पहुंचता। ये पॉइंट कुछ ऐसा होता 5,5। क्या हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट x में हुआ कितना 5 यूनिट, और कुछ डिस्प्लेसमेंट y में हुआ 5 यूनिट। मतलब कि जब आपने ऐसे लगाया तो सारी फोर्स x की तरफ काम कर रही है, जब आपने ऐसे फोर्स लगाई तो सारी फोर्स y की तरफ काम कर रही है। लेकिन जब कहीं बीच में लगाओगे तो इस फोर्स का कुछ पार्ट, जैसे मान लो 10 न्यूटन फोर्स है तो 6 न्यूटन फोर्स इसको x में खींच रही है, 4 y में खींच रही है। कुछ पार्ट ऑफ फोर्स इसको x एक्सिस में ले आने का काम कर रहा है, कुछ पार्ट ऑफ फोर्स इसको y एक्सिस में ले आने का काम कर रहा है। मतलब आपने जो टोटल, अगर आपने सिर्फ एक डायरेक्शन में लगाई है x में फोर्स तो पूरा डिस्प्लेसमेंट x में होगा, y में लगाई तो पूरा y में होगा। कहीं बीच में लगाई है ना तो उस फोर्स जो आपने टोटल फोर्स लगाई है या जो भी वेक्टर क्वांटिटी दी है उसका कुछ पार्ट x में होगा, कुछ पार्ट y में काम कर रहा होगा। मतलब कि इसका ना टोटल फोर्स को तोड़ लो, उसका थोड़ा सा हिस्सा x में काम कर रहा है, थोड़ा सा हिस्सा y में काम कर रहा है। तो उस फोर्स का जितना हिस्सा x में काम कर रहा है उसको बोलेंगे उसका x कंपोनेंट, और जितना हिस्सा उसका y में काम कर रहा है उसको बोलेंगे y कंपोनेंट। मतलब कि मान लो ये फोर्स 10 न्यूटन थी, कितनी थी, फोर्स 10 न्यूटन थी, 10 न्यूटन। तो इसमें से मान लो 6 न्यूटन काम कर रही है x एक्सिस की तरफ और इसके 4 न्यूटन काम कर रही है y एक्सिस की तरफ, तभी ये यहाँ पहुंचा है। तो आप बोलोगे कि f ऑफ y, फोर्स का y कंपोनेंट 4 है, और f ऑफ x, फोर्स का x कंपोनेंट 6 है। तो ऐसे हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बताया मैंने, मतलब क्या होता है, निकालना नहीं बताया अभी। अब निकालना बताता हूँ। निकालना और आसान है। निकालते कैसे हैं सर, मान लो देखो आपके सामने, मान लो ऐसा कुछ है, आपके सामने एक, मान लो ऐसे करके एक वेक्टर है ऐसे, ये f मान लो, f एक वेक्टर है और ये एंगल आपको पता है थीटा, ठीक है। तो इसको ना सुई मान लो घड़ी की, ऐसे मान लो कि ये ऐसा सुई है। अब इसको क्या करना है, आपको इसको पकड़ के एक बार तो ऐसे मोड़ना है और इसको पकड़ के एक बार ऐसे मोड़ना है। तो जब इस तरफ मोड़ोगे ना तो एंगल की तरफ मोड़ रहे हो, इस तरफ मोड़ रहे हो, एंगल की तरफ मोड़ रहे हो। जब एंगल की तरफ मोड़ोगे, इधर को मोड़ोगे तो f के साथ आएगा cos थीटा। ये क्या हो गया, f का x कंपोनेंट। और जब इसको f पकड़ के ऐसे मोड़ोगे y एक्सिस की तरफ, ये हो जाएगा f का y कंपोनेंट, जिसे हम बोलेंगे f का sin थीटा। सर हमने याद कर लिया, जब x की तरफ मुड़ेगा
तो cos थीटा आएगा, जब y की तरफ मुड़ेगा तो sin थीटा आएगा। नहीं बच्चों, जब एंगल, अगर आपको ये वाला पता होता ना, मान लो ऐसे आपको ये एंगल पता है इस बार थीटा और ये f है, तो इस बार इधर निकालोगे तो f का x कंपोनेंट मिलेगा, x की तरफ तो x कंपोनेंट ही मिलेगा, और इधर की तरफ मिलेगा y कंपोनेंट। तो बच्चों एंगल जिस तरफ होगा उस तरफ cos मिलेगा, ना कि x या y की तरफ। एंगल इस बार ये वाला मालूम है ना, जब इसको इधर मोड़ोगे तो मिलेगा आपको y मिलेगा f का cos थीटा, और इस तरफ मिलेगा, इसको जब ऐसे मोड़ दोगे ऐसे करके इस तरफ, तो इसकी तरफ मिलेगा आपको f का sin थीटा। मतलब कि जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ मोड़ने पर, उस तरफ रिजॉल्व करने पर आपको cos कंपोनेंट मिलेगा, और जिस तरफ एंगल नहीं होगा उस तरफ रिजॉल्व करने पर आपको f का sin कंपोनेंट मिलेगा। तो बस आपको समझ में आ गया होगा कि रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो रिजॉल्व करने का तरीका ये होता है, इससे आसान तरीका आपको कोई बताएगा नहीं, मैंने ये सिर्फ 2 मिनट में आपको रिजॉल्व करना सिखा दिया। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन दूं कि ये है आपका, ऐसे ये फोर्स है, ये 10 न्यूटन है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसका एफ एक्स बताओ, का एक्स कंपोनेंट क्या होगा। तो सर इधर मुड़ेंगे तो वो होगा एफ का कॉस साइन कॉस, क्यों, क्योंकि एंगल की तरफ मोड़ रहे हैं, इधर मोड़ रहे हैं। अगर एफ वाई पूछता तो एफ के साथ क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। अभी फिलहाल छोड़ो, हमें वो नहीं पूछा है, हमें एफ एक्स पूछा है, तो वो होगा एफ का कॉस थीटा। एफ कितना है 10, और कॉस थीटा, थीटा कितना है 30, और कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, दूसरे कटेगा 5, तो कितना आ गया 5√3। तो एफ एक्स कितना आ गया आपके पास, एफ एक्स आ गया आपके पास 5√3। मतलब कंपोनेंट निकालना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं होगी। तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को डिनोट कैसे करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को लिखते कैसे हैं, अब मैं आपको सब बातें बताने वाला हूँ अगले कुछ टाइम में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, मैंने आपको बताया था कि मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इसमें कोई पॉइंट है, इसका नाम है P1, पॉइंट 1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5। अब क्या करोगे आप, इस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हो आप, अब यहाँ से इसको मिला देते हो, ये क्या बन गया पोजीशन वेक्टर, इसको बोलेंगे हम x1। मान लो कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पे 3, 6, 8 है ना, तो इसको क्या बोलोगे आप, सर ऐसे मिला दो, ये हो गया x2, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर x1 को लिखा जाएगा। अच्छा एक बात पहले बता देता हूँ, हम फिजिक्स में एक्स एक्सिस को आई कैप से डिनोट करते हैं, मतलब जो भी चीजें, जो भी क्वांटिटीज एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होंगी उनके पीछे हम लगाएंगे आई कैप। मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को फिजिक्स में आई कैप से लिखते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे कैप से लिखते हैं, और जेड एक्सिस जो होती है अपनी उसको के कैप से लिखते हैं। सो व्हाट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो उसके बाद अब बताओ, यहाँ पे जो ये पहला पॉइंट है ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को और ये z को। तो अब मैं आपसे बोलूं तो मुझे x1 का पोजीशन वेक्टर लिख के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर x1 जो है ना, ये वाला जो x1 है, इसके पास x में 3 यूनिट है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 के साथ आई कैप, समझ में आ रही है बात, प्लस y के साथ कितना है 4, तो 4 j कैप, प्लस लास्ट कितना है 5, तो 5 k कैप। This is how you can represent a vector in a rectangular coordinate system. Rectangular coordinate system इसको बोलते हैं, इसमें एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो आप एक बार ट्राई करो, क्या आप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख पा रहे हो, या फिर अगर मैं यहाँ पर एक और पोजीशन वेक्टर बनाऊं इस पॉइंट का नाम है 3, -4, 6, क्या आप इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिख पाओगे? एक बार वीडियो को पॉज करो और लिख के देखो, वरना मैं लिख देता हूँ। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बहुत सिंपल होगा, इसका होगा 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। इसका कितना होगा, इसका होगा 3 आई कैप -4 जे कैप प्लस 6 के कैप। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर दिस पॉइंट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर दिस पॉइंट, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर दिस पॉइंट। तो हमें लिखना आ गया अच्छे से, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान था ना, पहचान लोगे। तो ऐसे लिखे 3 आई कैप प्लस 4 के कैप। सर इसमें जे वाला कंपोनेंट है ही नहीं, हाँ तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, हो सकता है कि इसमें ना हो जे का कंपोनेंट, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये क्या है, यहाँ मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, मैंने लिखा अनदर वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना सीखा था, सर ऐसे कि उसमें मैग्नीट्यूड होता है, साथ में उसमें डायरेक्शन होती है, ऐसे सीखा था हमने। तो हाँ वो बात ठीक है आपकी, लेकिन वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर को और कैसे लिख सकते हैं। वेक्टर को आपने पढ़ा के वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। जैसे हर इंसान में होती है अच्छाई और बुराई, उसी प्रकार से हर वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कोई वेक्टर बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे होता है। ऐसे मान लो कि मैंने आपके सामने लिखा एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के पास कुछ तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होगा, साथ में कुछ तो डायरेक्शन होगी। मान लो ये लिखा है, बस इतना ही है। तो क्या ये ठीक है? हाँ, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो क्या ये ए वेक्टर ठीक लिखा है? बिल्कुल ठीक लिखा है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है ना? अब मैं आपको दो चीजें निकालना सिखाता हूँ। सर दो चीजें क्या? सबसे पहले मैं आपको निकालना सिखाता हूँ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सर, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और सर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों चीज सिखाता हूँ। डायरेक्शन कैसे निकालें, समस्या बड़ी है। देखो बच्चों, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपके सामने मैं एक वेक्टर लिखता हूं, आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हो, तो बोर्ड में आपके मार्क्स बढ़िया आने चाहिए, उतना समझ लो। जब डेप्थ में जाना हो तो ऑफलाइन क्लासेस में आ जाओ, ऑफलाइन क्लासेस में बढ़िया पढ़ाते हैं और ऑफलाइन क्लासेस में एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते हैं कि कैसे कैसे होता है, वहां बेहतर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको उतना समझ में आ जाएगा कि बोर्ड में मार्क्स बढ़िया आ जाए। आपको ऑफलाइन नहीं आना, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आओगे तो फायदा होगा, नहीं आएगा तो ज्यादा नुकसान होने वाली बात नहीं है। मान लो एक वेक्टर लिखा है ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। एक ये तो कोई वेक्टर दे रखा है आपको एक वेक्टर की जनरल फॉर्म बताऊंगा। ए वेक्टर पता कैसे होता है? ऐसा होता है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ये क्या बता रहा है कि मैं हूं x कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, मैं हूं y कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, मैं हूं z कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? हाँ ठीक है। तो इस वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता कैसे होगा? इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? ऐसे और ऐसे, ऐसे दो डंडे। कितने डंडे? दो। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, दो डंडे दे दो उसमें और आपको उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, ओ सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो आपको मान लो इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, निकालो। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस इस वाले 4 का स्क्वायर भी 16, पूरा होता है अंडर रूट के अंदर। 16 16 32, 32 और 9 41, तो अंडर रूट 41। सर यूनिट कुछ नहीं होती, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आसान लग रहा होगा बहुत। सर इतना आसान है मैग्नीट्यूड निकालना? हाँ सर एक बार और बता दो। अरे बता देते हैं जी, बता देते हैं। देखो यहाँ पे आओ, कोई वेक्टर है बी, सर ए वेक्टर ही को लेते हैं बार, बी ले लो, बी के ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। बी वेक्टर मान लो 3i कैप प्लस 2j कैप। सर के भी तो लिखो। अरे जरूरी नहीं है भाई, एक हो दो हो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कहाँ होगा? इसमें कौन कौन सा पोजीशन है? इसमें x है और y है, इसमें z नहीं है। मतलब ये कौन सी, ये किसी प्लेन में होगा, ये 3D में नहीं होगा। कोई पॉइंट 3D में होता है तो उसमें अगर कोई पॉइंट सिर्फ एक लाइन में हो तो एक ही इसमें होता है। दो प्लेन के अंदर हो तो दो कोऑर्डिनेट होते हैं, और वो फिर वो बाहर आ जाए 3D में हो जाए उसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये किसी प्लेन में होगा। कौन से प्लेन में होगा? कौन कौन से कोऑर्डिनेट है? एक्स और वाई ना, तो ये होगा एक्स वाई प्लेन के अंदर। समझ में आ रही बात? उसके बाद अब डायरेक्शन हमें समझना है। डायरेक्शन हो डायरेक्शन से पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड ऑफ बी ट्राई करो निकालने की। बस इसका स्क्वायर 4 अंडर रूट कितना आएगा? 13। खत्म भाई, अंडर रूट 13। सही है सर, अंडर रूट बी आ गया। अबे वो बी नहीं है, वो 13 है, वो राइटिंग गंदी है मेरी। आगे देखो सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे आओ। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? पढ़ो इसको। ये लिखा है कि ए वेक्टर जो होता है, ए वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। तो इस बात को भूलते क्यों हो? यहाँ भी याद रखो, इस बात को यहाँ भी याद रखो। तो मान लो आपके पास ये वाला ए वेक्टर है। सर कौन सा वाला? अरे ये वाला। यहाँ लिख दूं एक बार, तो मैं लिख देता हूं ए, एक सेकंड रुको बच्चों। ए वेक्टर कितना है आपके पास? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल चुके थे आप। वो क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था आपने, अंडर रूट कितना आया था? 41 आया था क्या? वो आया था अंडर रूट 41। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो अंडर रूट 41। इस बात को याद रखो। देखो आपको पता है ए वेक्टर जो होता है वो होता है ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ए की डायरेक्शन। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? सर ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 41।
मल्टीप्लाई बाय ए की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन सॉरी। और ये ए वेक्टर कितना ये रहा, ये क्या है 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप। समझ में आई बात। अब इसको यहीं छोड़ दो, इसको डिवाइड में भेज दो, तो यहाँ से ए कैप कितना आ जाएगा, इधर पूरा तो यही रहेगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप। इस पूरे के नीचे कितना आएगा, ये जो गया नीचे ये आएगा √41। चाहे इसके नीचे लिखा रहने दो, चाहे तीनों के लिए अलग अलग कर दो, मतलब अलग अलग मतलब कैसा है, ऐसे देखो 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप। इसके नीचे अलग से लिखो √41, इसके नीचे अलग से लिखो, इसके नीचे अलग से लिखो, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। तो ये क्या, ये जो चीज आई है ना, ये है डायरेक्शन ऑफ ए। क्या ये डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब सर कि अगर हम ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ए की डायरेक्शन। सर मतलब अगर हम ए वेक्टर को बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो डायरेक्शन मिल जाएगी। हाँ यही तो है, अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तुरंत क्या मिलती है, डायरेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? सर आ गई, बहुत अच्छे से आ गई, बढ़िया आ गई। अब आगे बताइए, तो आगे सुनो प्यारे बच्चों, आगे क्या पढ़ोगे, सब तो पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। क्या बताऊं, तो बच्चों अब हम अगले टॉपिक पर जाने से पहले अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। सर बस एक क्वेश्चन, हाँ बच्चों वो एक सिंगल क्वेश्चन आपके टोटल जितने भी डाउट हो सकते हैं सबको एक बार में क्लियर कर देगा। सिंगल क्वेश्चन है, 10-12 पार्ट होंगे उसमें, अगर आपने वो कर लिया तो आपको सब बातें आराम से समझ में आ जाएंगे और उससे सारे क्वेश्चन आपके, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन जो आपके पास होने वाला है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अब आपको इसके सारे पार्ट सॉल्व करना है। आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए, सारे पार्ट सॉल्व करिए और फिर बाद में देखिए जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो लेट्स बिगिन। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, सबसे पहले पहला पार्ट इसने बोला ए का मैग्नीट्यूड निकालो। आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया है, अगर नहीं आया तो आप दोबारा सुन लो। अंडर रूट में ए वेक्टर ने इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, इस पहले वाले का स्क्वायर होगा 9, फिर उसका स्क्वायर होगा 4 और उसका स्क्वायर होगा 36। तो अगर आप तीनों का स्क्वायर लिख पा रहे हो सही से, इसको जोड़ लो, 36 और 9 40, 40 और 9 अंडर रूट 49। क्या सॉल्व हो सकता है 7। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 7। बी का फिर सेकंड पार्ट में पूछा है बी का मैग्नीट्यूड, फिर वही इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आप निकाल लीजिए, मैं भी निकाल लेता हूँ। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 हो गए आपके 20 और 9 29 अंडर रूट 29। सर ये बाहर आएगा, नहीं बाहर आएगा, कभी कभी बाहर आता है कभी कभी नहीं आता, कोई जरूरत नहीं, जरूरी नहीं बाहर आए, ठीक है। उसके बाद तीसरा बोला इसने ए प्लस बी, इस बार आपको ए वेक्टर को बी में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे, ये वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट में जुड़ेगा, जे वाला जे में और के वाला के में। सर मतलब ए प्लस बी कितना आएगा, ए प्लस बी इक्वल होगा ये, इसको इसमें जोड़ दो 3 और 2 5 आई कैप प्लस ये कितना होगा 3 और 2 5 जे कैप और ये कितना होगा 6 और 4 10 के कैप। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? ये आएगा आपका ए प्लस बी। उसका पूछा है ए माइनस बी, ए माइनस बी करते वक्त ध्यान रखना ए माइनस बी। अच्छा मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ वेक्टर नहीं लिखा तो इसका ये मतलब मत समझना कि ये मैग्नीट्यूड है, मैं स्पीड में पढ़ाने की वजह से या फिर अभी अनकॉन्शियसली मैं वेक्टर नहीं लिख रहा वहाँ पे, लेकिन वहाँ सब जगह वेक्टर है, जैसे कि यहाँ पे भी नहीं लिखा है, सब जगह है। समझ रहे हो बात को? हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब जगह है, वो समझ लो सबको। ए माइनस बी, इसमें से ए को तो दिमाग में वैसे का वैसे इमेजिन करो जैसा वो है, और माइनस बी मतलब इस पूरे के ना साइन उल्टे इमेजिन कर लो, उल्टे। सर मतलब जैसे कि 3 और ये प्लस 2 नहीं, अब ये माइनस 2 है, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 आई कैप प्लस नहीं, अब ये होगा 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा -1 जे कैप, तो ये जाएगा 6 माइनस 4 प्लस का 2 के कैप। क्या माइनस करना समझ में आया? सिंपल, जोड़ने में भी और माइनस में भी, एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ और जे वाला जे के साथ। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, यहाँ इसने बोला देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसने बोला कि पहले ए प्लस बी को जोड़ो, जोड़ लिया और फिर बाहर क्या लिखा है 2 डंडे, डंडे मतलब मैग्नीट्यूड। तो ये चीज कह रही है कि पहले जोड़ो फिर मैग्नीट्यूड कर दो। तो पहले इसको जोड़ रखा है आपने, जोड़ तो ऑलरेडी रखा है यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो इसका,
तो आपको यहाँ पे ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ से फिर मिलेगा 25 और यहाँ से मिलेगा 100, ये कितना आएगा अंडर रूट 150। इसने बोला ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड करो, ए माइनस बी आप ऑलरेडी कर चुके हो, मैग्नीट्यूड आप निकाल लेना। उसके बाद इसने बोला है ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। सर ये कर तो लिया, ना 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 बेटा इसमें फर्क है, देखो ध्यान से देखो। इसमें ये कह रहा है पहले जोड़ो फिर मैग्नीट्यूड करो, इसमें कह रहा है पहले मैग्नीट्यूड करो बाद में जोड़ो। तो यहाँ पर सम का मैग्नीट्यूड करना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड का सम करना है। इसका मतलब क्या होगा, इस वाले पार्ट का जो आंसर आएगा वो सीधा सीधा पहले मैग्नीट्यूड करना। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आया था आपके पास और बी का मैग्नीट्यूड कितना आया था, बी का आया था ये रहा। तो ये आपने दोनों का मैग्नीट्यूड जोड़ दिया, सिंपल हो गया आंसर। ऐसे ही यहाँ कह रहा है माइनस लगा दो, तो यहाँ माइनस लगा देना। यहाँ कह रहा है 2a प्लस बी, इसका मतलब क्या, ये कह रहा है ए को डबल करो फिर बी में जोड़ो। तो ए को डबल करो पहले, मतलब 2a लिखो यहाँ पे। तो 2a कितना होगा 2a, कुछ नहीं ए में 2 मल्टीप्लाई कर लो, इस पूरे वेक्टर में 2 मल्टीप्लाई कर लो 2, तो कितना हो जाएगा 3 की जगह हो जाएगा 6 आई कैप प्लस डबल 4 जे कैप प्लस 6 12 के कैप। इसमें किसे जोड़ना है, बी को। तो फिर बी एक बार यहाँ लिख लेता हूँ मैं, बी को 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। जोड़ दो इसको, जोड़ने में जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 6 और 2 8 आई कैप प्लस 4 और 3 7 जे कैप प्लस 12 और 4 16 के कैप। समझ में आई बात, ये आ गया। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को करके आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन चल रहे होंगे कि कैसे प्लस होते हैं, ये कैसे माइनस होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई तो भी सीखेंगे, कैसे कैसे प्लस माइनस होते हैं, क्या होते हैं, वो सब समझ में बात आपको आ गई होगी। अच्छा, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन के और पार्ट हो सकते थे, लेकिन हमने अभी मल्टीप्लिकेशन पढ़ा नहीं है, जो हम जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं, तो वो पार्ट हम उसके बाद कर लेंगे। फिलहाल यहाँ तक हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, रिजोल्यूशन पढ़ा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ा है, मैग्नीट्यूड निकालना पढ़ा है, डायरेक्शन निकालना पढ़ा है, पैरेललोग्राम का लॉ पढ़ा है, उस पर क्वेश्चन करे हैं थोड़े से, और ये जो भी करा है हमने सब, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, कमेंट में लिख दो कि भाई समझ में आ रहा है, नहीं आया तो लिख दो नहीं आया है, ताकि मुझे एटलीस्ट मालूम चलता रहे कि आपके देखने के बाद आपका रिस्पॉन्स कैसा है, कि मैं समझ में आ भी पा रहा है आपको या नहीं आ पा रहा। या कोई इशू आ रहा है तो बताओ मुझे, कोई इशू आ रहा है, कोई पर्टिकुलर पार्ट में दिक्कत होगी तो उसको शॉर्ट में मैं उसका डाल दूंगा दोबारा से, या दूसरी वीडियो बना दूंगा, या इसको एडिट कर दूंगा। तो आपको जहाँ भी दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो पूछो मुझसे। और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो उसको आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और आपको खुशी होगी जान के कि जो आपका है ये लास्ट चल रहा है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, अगर 12th के हो या ड्रॉपर के हो तो ये बात जानते होगे। अगर 11th के हो तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरा वेक्टर पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको प्लस माइनस मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट सब पढ़ा दिया। एक्चुअल में एनसीईआरटी किताब में एक चैप्टर में ये सब है ही नहीं। जो जहाँ तक पढ़ चुके हो अभी आप प्लस माइनस तक, मतलब लास्ट टॉपिक यहाँ तक, यहाँ तक तो है 4 चैप्टर में, मतलब 3 चैप्टर में, मोशन ना प्लेन में। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये है वर्क एनर्जी पावर में। और इसका अगला जो टॉपिक आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, वो है रोटेशनल मोशन में। मतलब वेक्टर को ना एनसीईआरटी ने थोड़ा पढ़ाया है, लेकिन टीचर जनरली क्या करते हैं, सारा वेक्टर इकट्ठा करके एक जगह पढ़ा देते हैं। हम भी वही करते हैं, सारा वेक्टर इकट्ठा करके एक जगह पढ़ा दें ताकि आपको किसी भी टॉपिक में फिर दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गवाए अपना डॉट प्रोडक्ट। दो का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट। देखो, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा जाए और आंसर वेक्टर में आगे स्केलर आ जाए, मतलब देखो अगर मैं वेक्टर बनाना है ऐसे, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो ये एंगल थीटा होगा, है ना। तो बी का कुछ कंपोनेंट इधर होगा, पता है ना आपको, और कुछ इधर होगा। तो इधर जो होगा वो होगा बी कॉस थीटा, और जो इधर होगा वो होगा बी साइन थीटा। तो इस वाला इसका ये जो इसका ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी। इसको क्या पढ़ोगे आप, ये पढ़ोगे कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा। मतलब ए की डायरेक्शन में बी का क्या इफेक्ट है, तो वो इतना है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये आ गया आपका ए बी कॉस थीटा। ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, हमारी बात। तो सर एग्जांपल दो, जहाँ पे एग्जांपल हमें देके बताओ जहाँ पर दो वेक्टर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई, मतलब डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पे डॉट आता हो। फोर्स
डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स वेक्टर है, आंसर क्या आता है वर्क, जो कि स्केलर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लास 12 में जानोगे, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर है, उसके साथ डी एस ये कि वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर, आंसर क्या आता है फ्लक्स जो कि स्केलर है। ऐसे आपको पावर जो होता है पावर, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो एक्चुअल में दो वेक्टर प्रोडक्ट से आई हैं लेकिन वो क्या होती हैं स्केलर। तो ऐसी क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए हमने क्या बनाया है स्केलर प्रोडक्ट, नाम क्या है इसका स्केलर प्रोडक्ट। बहुत आसान है, फॉर्मूला क्या मिला आपको ए डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा, क्या मिला याद कर लो, ए बी कॉस थीटा। सर अगर हमें ए का मैग्नीट्यूड पता है, हाँ पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, उनके बीच एंगल पता है तो हम निकाल लेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने मना करा था मैं इस वीडियो में एग्जांपल नहीं लूंगा क्योंकि लंबी हो जाएगी, फिर भी ले लेता हूँ। ए का मान लो मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास 4, बी का मैग्नीट्यूड मान लो कितना है 3, और थीटा की वैल्यू मान लो कितनी है आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैं बोलूँगा बच्चों ए डॉट बी बताओ मेरे को कितना आएगा, तो आपको सर ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो ए कितना है, ए 4, बी कितना है 3, कॉस थीटा कितना है कॉस 60, कॉस 60 वैल्यू जानते हो 4 इंटू 3 इंटू 1/2, काटते आएगा 2, 2 दूनी 6। सर यूनिट बेटा डॉट प्रोडक्ट की कोई यूनिट नहीं होती है सर, हाँ नहीं हो फिलहाल, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। तो यहाँ पे क्या है 6 आंसर आ गया आपके पास, आसान था। सर एक बात बताओ, हाँ अगर हमें वेक्टर ऐसे गिवन हो तो ये वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और भी वेक्टर गिवन है, क्योंकि वेक्टर को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, हमने जस्ट अभी सीखा है कि वेक्टर का तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी होता है। तो अगर वेक्टर को ऐसे लिख दिया जाए 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, तो क्या अब a डॉट बी करना पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। कितना आएगा, i वाले को i से करो, j वाले को j से करो, k वाले को k से करो, कितना है 3 2 6i कैप 2 माइनस 8 j कैप। तो यहाँ पर हमारा a डॉट बी हमें मिल गया। ये सर ये कहां से आया, ये क्यों आया, इसका जवाब मैं आपको देता हूं अभी 2 सेकंड बाद। समझ में आई बात, देखो मैं आपका जवाब देता हूं इसको। मान लो आपके पास एक वेक्टर है a वेक्टर, इसका है हमारे पास a, अच्छा उससे पहले एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे नोट, इसको नोट लिखना है NOTE नोट। कोई आपसे पूछे i डॉट आई क्या होता है तो क्या बताओगे, अच्छा i वेक्टर क्या है, i वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्स। खाली कोई पूछे कि a बराबर a वेक्टर, कोई वेक्टर है ये 1i कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर √1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 आएगा, तो हाँ, और ये डायरेक्शन कौन सी x एक्सिस। कोई आपसे पूछे सिर्फ i कैप क्या, i कैप तो बोलोगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। कोई पूछे खाली j कैप क्या है तो आप बोलोगे इट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। कोई बोले k कैप क्या है तो आप बोलोगे इट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। तो ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है i j का, i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड, k कैप का मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड 1 1 1 मैग्नीट्यूड, ठीक है समझ हमारी बात, ठीक है। तो वैसे पूछे i डॉट आई कितना होगा तो ये होगा a का मैग्नीट्यूड, ये मतलब ये a है और ये b है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और इनके बीच में एंगल कितना होगा, अबे ये i ये भी i सेम डायरेक्शन है ना, एंगल होगा 0, तो और यहाँ पे आएगा cos 0। सर कहाँ से ला रहे हो बेटा, a डॉट b क्या होता है, a डॉट b होता है a b cos थीटा। तो इस बार a का काम कौन कर रहा है i कैप, b का काम कौन कर रहा है i कैप, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 1, इनके बीच में एंगल कितना cos 0, cos 0 होता है 1, तो 1 1 1 कितना आएगा आंसर आएगा 1। तो सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे कि j डॉट j क्या होगा, j डॉट j क्या बोलोगे 1, k डॉट k बोले तो क्या होगा 1। अच्छा सिमिलरली यहाँ अगर कोई i बदल के j कर दे, i के साथ j, सर 1 नहीं 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 नहीं, देखो ये a का काम कर रहा है b का, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 इस बार, लेकिन इनके बीच में एंगल कितना होगा, i होता है x में, y होता है j होता है y में, एंगल कितना होगा 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो i डॉट j कितना आएगा 0। ऐसे ही j डॉट i भी कितना आएगा, मतलब ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो, आंसर कितना आएगा 0। मतलब जब भी दो अलग अलग डायरेक्शन वालों को मल्टीप्लाई करोगे, i के साथ j के साथ k कर लो तब भी 0, k के साथ i कर लो k डॉट i तब भी कितना आएगा 0। जब भी दो अलग डायरेक्शन i j j i कोई भी करा आप डॉट करोगे उनका तो आंसर कितना मिलेगा 0, और सेम वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 1। ये बात समझ में आई नहीं आई, हर बात को पॉइंट टू पॉइंट कॉपी में नोट करते रहो। अब मैंने आपको बताया कि आपने मुझसे पूछा सर हमने इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई क्यों करा, जवाब देना नहीं चाहिए, वैसे वीडियो लंबी होती जा रही है लेकिन फिर भी दे देता हूँ। देखो अगर आपसे मैं बोलूँ कि a वेक्टर है, ये जवाब जो यहाँ देने वाला था ना मैं वो आप दे रहा हूँ, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az है छोटा लिखना az k कैप। और ऐसे हमारा जो b वेक्टर है
जो बी वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर लो ना, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये तीनों है। अब देखो, अब जब दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, इसको इससे भी करेंगे, इसको इससे भी करेंगे, इसको इससे भी करेंगे। जब ये इससे होगा तो आएगा ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, सर आई और आई वन बन जाएंगे, प्लस जब ये इससे होगा ना तो आएगा ए एक्स बी वाई और आई और जे क्या बन जाएंगे, जीरो। मतलब कि जब ये पहला वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें आई है, इसमें आई है, तो वन आएगा और बाकी का जो नंबर है वो रहेगा साथ में। लेकिन जब ये वाला इससे होगा ना, सेकंड वाले से, तो इसमें तो ए एक्स के साथ आई है और बी वाई के साथ जे है, और आई और जे क्या बना लेंगे, जो आई बना रहे थे, आई और जे बनाते हैं जीरो। जब ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे थर्ड वाले से, तो इसमें है ए एक्स के साथ आई कैप, ये ए एक्स है, ए एक्स के साथ है आई कैप, और ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो बढ़िया, इससे होगा तो आई के साथ जे आ जाएगा, इससे होगा तो आई के साथ के आ जाएगा। मतलब कि ये सिर्फ इसके साथ रिजल्ट दे पाएगा, बाकी सबके साथ जीरो देगा। ऐसे ही ये सिर्फ इसके साथ रिजल्ट दे पाएगा, बाकी सब जीरो देगा। ये वाला भी इसके साथ रिजल्ट दे पाएगा, बाकी सबके साथ क्या जीरो देगा। तो हम क्या करते हैं, इसलिए सिंपली आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ, क्योंकि बाकी के साथ वो रिजल्ट देगा ही नहीं, जीरो देगा, जीरो आएगा। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यहाँ पे हमारा डॉट प्रोडक्ट लगभग क्या हो गया, खत्म होने पे आ गया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखो आप नोट करके। वो नोट क्या है, जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो, जैसे आपको ए वेक्टर गिवन था, ए वेक्टर मान लो गिवन है, ए वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप, और बी वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 4k कैप माइनस 6k कैप। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले कभी भी याद रखना, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने की बात आए, ये बात को नोट कर लो, क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने की बात आए तो आपको हमेशा यूज करना है डॉट प्रोडक्ट। क्या यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट। कैसे सर, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे दो वेक्टर ले लिए हैं, ये पहला वेक्टर है और ये आपका दूसरा वेक्टर है। तो जब, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा, ये होता है नहीं होता? हाँ, तो ए डॉट बी कर पाओगे नहीं कर पाओगे, 3 के साथ 2 6, 2 के साथ 4, हाँ ना ये जे होगा ना, तो 2 के साथ 4 8, ये आ गया। ए का मैग्नीट्यूड 9 4 13 अंडर रूट 13 इंटू बी का मैग्नीट्यूड 4 और 16 20 और 20 और 36 6 का 56, साथ में कॉस थीटा। इन दोनों को नीचे भेज दो, तो 8 से 14 अपॉन में अंडर रूट 13 अंडर रूट 56, क्या बचा, कॉस थीटा। जब भी ऐसा आ जाए, यहाँ पे लिखा कॉस थीटा, उसने आपसे थीटा पूछा तो थीटा को यहीं रहने देना, कॉस को उधर भेज देना। जब कॉस उधर जाएगा ना तो ऐसा हो जाएगा, बताता हूँ कैसा हो जाएगा। यहाँ पे कॉस इधर था ना, कॉस थीटा बराबर ऐसा था। जब इसकी जगह इधर लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं कॉस की पावर माइनस, इसको पढ़ते हैं कॉस इनवर्स। सर ये क्या है बेटा, जब भी समझ लो ऐसा लिखा हो ना सामने tan थीटा इक्वल्स टू 4, आपको तो 4 पता ही नहीं किस वैल्यू पे आता है, उसने आपसे पूछा है सिर्फ थीटा बताओ, tan थीटा नहीं पूछा उसने पूछा सिर्फ एंगल। तो यहाँ पे एंगल होता है थीटा, तो आप थीटा यहाँ लिखते हो, इसको ना उधर, इस चीज़ को उधर लिख देते हो, उसको ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स, उधर कितना आएगा 4। इसे क्या पढ़ते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स 4। इसी प्रकार से इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा बराबर cos इनवर्स 14 अपॉन अंडर रूट 13 इंटू 14। मैंने क्वेश्चन बहुत रैंडम नहीं है इसलिए आंसर ऐसा आ गया, वरना आंसर इतना कॉम्प्लिकेटेड जनरली आता नहीं है। तो एक बात याद रखनी होगी, जब भी दो वेक्टर के एंगल निकालने की बात आएगी, क्या यूज करोगे, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर फुल एंड फाइनल हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, खत्म। आप डॉट प्रोडक्ट में इससे ज़्यादा हमारे जानने के लिए और कुछ भी नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने इतना देख लिया है तो आपको वेक्टर लगभग पूरा आने वाला है। और वेक्टर का जो लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, आप वहाँ पहुँचने ही वाले हो। अगर मेरी बोलने की स्पीड तेज़ लग रही है तो यूट्यूब की सेटिंग से स्लो कर लो, स्लो लग रही है तो तेज़ कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा चीज़ समझो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी। जैसे वहाँ पे दो फॉर्मूले थे, यहाँ पे दो होते हैं, यहाँ होता है ए के साथ बी के साथ साइन थीटा। सर ये क्या है, सर ये भी तो वही आएगा स्केलर, क्योंकि ए भी एक नंबर आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड भी एक नंबर आएगा और साइन थीटा भी एक नंबर आएगा, आएगा नहीं आएगा? हाँ। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं एन कैप। अभी क्लास में जाके पता करना, आधे बच्चों को ये तो पता होगा, बल्कि 90% बच्चों को पता होगा कि ए डॉट बी, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप।
पूछना एन कैप का मतलब क्या होता है, एन कैप का मतलब नहीं पता। सर कैसे आता है एन कैप? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नोटबुक है, ये नोटबुक है, ए वेक्टर इसके अंदर बनाओ, क्योंकि कोई वेक्टर दो सेम प्लेन में, जब भी आपको वेक्टर को प्लस करना हो, माइनस करना हो, चाहे मल्टीप्लाई करना हो, सेम प्लेन में होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है, ये जो प्लेन होगा कॉपी का प्लेन, ए वेक्टर भी इसमें होगा, बी वेक्टर भी इसमें होगा। तो जब भी ए क्रॉस बी करने पर जो वेक्टर मिलता है ना तीसरा वाला, वो पता है वो कहाँ होता है? वो इनके एकदम परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम याद है हमने एक्सियल वेक्टर पढ़ा था। हाँ, तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर मिलता है वो इनका एक्सियल होता है, मतलब बाहर की तरफ होता है, ऐसा। समझ रहे हो? ठीक है सर। सर डायरेक्शन पता लगे वो वेक्टर कहाँ होगा? पक्का बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर। तो अगर हम यहाँ पे बस इतना लिख देंगे, जो मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल जाएगा, जो वेक्टर आपको मिलने वाला है इस प्लेन में से ए क्रॉस बी करने पे बाहर एक वेक्टर मिलेगा, जो बाहर आंसर मिलेगा उसमें दो चीज़ होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड आपको यहाँ से मिलेगा, और डायरेक्शन तो हम पहले जानते हैं ना कि वो परपेंडिकुलर ही होगा, तो हम बोल देते हैं कि जो ये है ना, ये है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, जो कहाँ होने वाली है? बाहर की तरफ। और जो बाहर की तरफ होती है ये सिर्फ डायरेक्शन है, और डायरेक्शन वेक्टर में डायरेक्शन कुछ नहीं होती, डायरेक्शन होती है यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। तो आप क्या बोलोगे? इट इज द यूनिट वेक्टर इन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। सर मतलब हाँ, समझ में आई बात? हाँ, तो एक फॉर्मूला और होता है इसका, ए क्रॉस बी। वो क्या होता है? ये आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई और बी जेड, ये होता है। सर मतलब जैसे कि आपको अगर वेक्टर का सीधा सीधा बताओ, मैग्नीट्यूड पता हो, तो आप यहाँ पे उनको रख दोगे। और जैसे मान लो सर इसका एग्जांपल बताओगे, किसका एग्जांपल होता बताता हूँ। अगर वेक्टर आपको इस फॉर्म में गिवन है, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, ए का मैग्नीट्यूड है 4, बी का मैग्नीट्यूड है 5 और सी का मैग्नीट्यूड है जो वो है आपका सी तो होगा ही नहीं, थीटा जो है वो आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा? ए का मैग्नीट्यूड 4, बी का मैग्नीट्यूड 5 और साइन 30 कितना होता है? 1/2। ये काट के कितना आएगा? 10। अब सोचो ए अगर वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, तो ये भी है एक्स वाई प्लेन में। समझ रहे हो? इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में। तो अगर एक्स और वाई प्लेन में है तो इनके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा? जेड। एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड होता है। एक्स जेड के जो छूट गया तीसरा वाला परपेंडिकुलर होता है। तीन नाम है ना, एक्स वाई जेड। तो जब भी किसी प्लेन की बात होगी, एक्स वाई की बात होगी तो परपेंडिकुलर जेड होगा, जेड वाई की बात होगी तो परपेंडिकुलर एक्स होगा, एक्स जेड की बात होगी तो परपेंडिकुलर वाई होगा। तो अगर ये दोनों एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं तो ये किस में होगा? जेड में। यहाँ लगेगा के पे। सिंपल। सर अगर वेक्टर इस फॉर्म में ना हो, इस फॉर्म में हो, ये वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और बी वेक्टर है आपका 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। इस फॉर्म में है वेक्टर। तो आप क्या करेंगे? तो उनको इस बार ऐसा नहीं करोगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसा नहीं। ये डॉट में होता है वेक्टर में। कैसा होता है वेक्टर में? इससे सॉल्व होगा, इससे। सर इससे कैसे होगा? इससे सॉल्व बड़े आराम से होगा। मैं आपको सॉल्व करना दिखाता हूँ। मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। है ना? तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मान लो ये दोनों है, ये है ए एक्स, ये है ए एक्स, ये है ए वाई, ये है ए जेड, ये है बी एक्स, ये है बी वाई, ये है बी जेड। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऐसे लिखो। इसको पता है डिटर्मिनेंट कहते हैं। अगर आपको पता हो तो क्लास 12 में आएगा ये, फिलहाल सीख लो कितना करना होता है। देखो तो यहाँ पे ऐसे रखते, ऐसे बनाओ, हमेशा से बनेगा। यहाँ हमेशा आई लिखो, हमेशा जे लिखो, हमेशा के लिखो जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो। उसके बाद ये है ए एक्स, तो यहाँ आएगा 2, ये है 4, यहाँ आएगा 4, ये है 6, यहाँ आएगा 6, यहाँ कितना? ये आएगा 3, यहाँ कितना? यहाँ आएगा 6, यहाँ कितना? -2, यहाँ आएगा -2। और कोई माइनस का निकाला? सही है, 4 है। तो आप कैसे करते हैं इसको सॉल्व? देखो यहाँ पे ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ बस वैसे ही लिखना है, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपके सारे आंसर परफेक्ट एक बार में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाना है, इसके पीछे लिखना है आई कैप, फिर एक माइनस लगाना है, एक और ब्रैकेट लगाना है, इसके पीछे लिखना है जे कैप, फिर अगला एक और ब्रैकेट, इसके पीछे के कैप। मतलब कि एक ब्रैकेट के पीछे आई कैप, एक के पीछे जे और एक के पीछे के, और किसके आगे माइनस लगेगा? बीच वाले के आगे। हमेशा यही करना है। क्यों करना है? वो सब मैथ्स में सीख लोगे 12th में जाके, फिलहाल फिजिक्स में इतना सीख लोगे, ऐसे ही करते हैं। उसके बाद जब आप आई वाले ब्रैकेट में कुछ लिखना चाहते हो, जे वाले ब्रैकेट में कुछ आएगा और के वाले ब्रैकेट में कुछ आएगा। जब आई वाले ब्रैकेट में लिखोगे ना, तो आई के सामने वाली रो छोड़ दो और आई के लेफ्ट वाली रो छोड़ दो। क्या बचा? ये बचा। इसको इसके बाद भेजो पहले, मतलब नीचे वाले नंबर हमेशा ऊपर आते हैं। तो माइनस में जब 4 के बाद जाएगा तो आएगा -8, एक माइनस बीच में लगता है
और एक नंबर फिर यहाँ आएगा, वो कितना आएगा, ये कितना था, 6 आएगा, 6 6 36। फिर यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, बीच में माइनस तो आना ही है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो अब जब जे वाले ब्रैकेट में लिखने जाओगे तो जे वाले ब्रैकेट में लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जे के सामने वाली रो छोड़ना पड़ेगी। जे के सामने कौन सी होगी, ये वाली, और जे के इसमें कौन सी होगी, ऐसे वाली। छोड़ दो, क्या बचा सर, ये चार बचे। तो इस बार ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास, तो कितना आएगा, 2 2 जा -4, और यहाँ कितना आएगा, -4 हो गया, 6 3 जा 18। हमारी बात। अब जो के वाले ब्रैकेट में जाओगे तो के के सामने वाली रो छोड़ना पड़ेगी। सर के सामने वाली कौन सी रो छोड़े हम, मैं आपको के सामने वाली रो छोड़ना बताता हूँ। है ना, अब के सामने वाले रो में आते हैं। सर फटाफट आ जाओ, देखो बच्चों, के सामने वाले रो पे आते हैं तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, तो के सामने वाली रो कौन सी होगी, ये वाली। इसके सामने वाली ये छोड़ दो और ऐसे करके एक वर्टिकल छोड़नी होती है, हॉरिजॉन्टल। क्या बचेगा सर, ये बचेगा। तो इस रो को फिर इसके पास और इसको इसके पास, ये कितना आएगा, 6 2 जा 12, और ये कितना आएगा, 4 3 जा 12 आएगा क्या, 6 12, 6 12, 4 3 12, हाँ ये भी आएगा 12। तो क्या होगा यहाँ से, देखो ये है -8 और ये है -36, माइनस माइनस प्लस होंगे, जुड़ जाएगा। 36 और ये 38 और 8 -44, साथ में क्या है, आई कैप। उसके बाद -4 -18, तो कितना हो जाएगा, -22, और इस पूरे माइनस के 22 के बाहर एक और माइनस है, तो -22 और बाहर वाला माइनस हो जाएंगे प्लस, हो जाएगा 22 जे कैप, और ये 12 - 12 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, A क्रॉस B का, A क्रॉस B का आंसर ये आया। जब भी आपको क्रॉस करना हो तो ऐसे करेंगे, मैंने बहुत आराम से सिखाया है, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको पीछे करो वापस से और आराम आराम से देखो, समझ में आ जाएगा। इसके बारे में कुछ खास बातें और, जैसे हमने वहाँ पे करा था कि A डॉट A कितना, I डॉट I कितना होता था, 1 होता था, और I डॉट J कितना होता था, 0 होता था। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि I क्रॉस I कितना होगा, J क्रॉस J कितना होगा, K क्रॉस K कितना होगा, I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I, ये सब कितने होंगे। तो आंसर देता हूँ, सबसे पहले ये सुनो, यहाँ क्या होगा, ये होगा ए बी साइन थीटा, यहाँ पे इस फॉर्मूले से करोगे ना इसको, तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच का एंगल 0, और इस बार साइन है, और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, एंगल 0। तो जब सिमिलर होंगे और जब I क्रॉस J करना होगा तो देखो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड, अच्छा I क्रॉस J, इसका मैग्नीट्यूड 1, और इनके बीच में एंगल 90, और साइन 90 कितना होता है, 1। लेकिन अब याद रखना, एक ऐसा ना सर्कल बना लो, यहाँ लिखो I, अच्छा देखो I और J जो होगा एक प्लेन में होगा, जब I क्रॉस J करोगे तो K मिलेगा, है ना। और देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, मतलब अगर ऐसे वेक्टर, ये ए वेक्टर है, पेन जो है, और मेरा हाथ बी वेक्टर है, मतलब ये ए वेक्टर, दिस बी वेक्टर, तो अगर ए क्रॉस बी करोगे ना तो ऐसे मुड़ेगा, ऐसे डायरेक्शन मिलेगी ऊपर, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, ए क्रॉस बी ऐसे ऊपर, और बी क्रॉस ए करोगे तो बी ये रहा, अपने फिंगर्स को बी की तरफ रखो और ए की तरफ मोड़ो, ये डायरेक्शन नीचे, मतलब कि ए डॉट बी तो बराबर होता है बी डॉट ए के, लेकिन ए क्रॉस बी नहीं बराबर होता बी क्रॉस ए के, बराबर नहीं होते, ये क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मतलब कि ए क्रॉस बी उल्टा होगा, माइनस होगा बी क्रॉस ए के। बी क्रॉस ए का जो आंसर आएगा और ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा उसमें माइनस का फर्क आएगा, मतलब एक ऊपर की तरफ आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा। ऐसा लिख लो आई, यहाँ लिख लो जे और यहाँ लिख लो के। याद कैसे रखोगे, जब आई जे मल्टीप्लाई करोगे तो के मिलेगा, जे इंटू के करोगे तो आई मिलेगा, और के इंटू आई करोगे तो जे मिलेगा, मतलब आई जे से मिलेगा के, प्लस का क्लॉक वाइज में प्लस, क्लॉक वाइज में पॉजिटिव, और एंटी नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। तो जब
आई क्रॉस जे करोगे मिलेगा प्लस का के कैप, लेकिन जब जे क्रॉस आई करोगे मतलब जे ऐसे, इस बार ऐसे जाना उल्टा, इस बार जाना उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज में मिलेगा के तो मिलेगा, के तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा माइनस का के। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको वेक्टर में जितनी बातें हो सकती थी सारी बातें इन डेप्थ इन डिटेल बता दी हैं। यहाँ पर मैंने कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है, क्वेश्चंस थोड़े से बच गए हैं वहाँ पर करने के लिए, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस चैप्टर के वेक्टर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उसके बाद आपका वेक्टर और मजबूत हो जाएगा। ऑनलाइन पढ़ के अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमें। और अगर ऑफलाइन आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं कि नहीं हमें ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, हमें ऑफलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एड्रेस ले सकते हैं। एड्रेस हमारा दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप आके ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर लेक्चर चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, हमें इस लेक्चर पर वीडियो चाहिए, आपको उस लेक्चर पे उस वीडियो उस, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट करें, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको लेक्चर ला के वीडियो ला के देंगे। और तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।